नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की रणभेरी अभी भले ही ना बजी हो, लेकिन चुनाव की तैयारियां ज़ोर शोर से चल रही है। खासकर कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा जाता है कि वो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के फायर ब्रांड नेता हरीश मिश्रा जी मौजूद हैं, जिन्हें पूरा देश बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि जब बनारस वाले मिश्रा जी बोलते हैं तो अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। और इस वक्त हमारे साथ हैं, आरएडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि यूपी का जो वाराणसी, जिस जगह में हम लोग खड़े हैं, बाबा विश्वनाथ की धरती है और गंगा मैया को याद करके माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे। तो आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि वाराणसी क्योटा बना कि नहीं? देखिए, बनारस के साथ तो गद्दारी की गई है। बनारस के विरासत को बेचने का और तोड़ने का ठेका दिया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। हम एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, काशी यानी बनारस की परंपरा बहुत प्राचीन है, बहुत सनातन है, या फिर क्योटो है? किसकी नज़र लगी बनारस पर और किसके इशारे पर बनारस को तोड़ करके फर्जी क्योटो बनाने का कहानी गढ़ा गया? ऐसा दुस्साहस, ऐसी जुर्रत अगर कोई कर सकता है तो वो गैर बनारसी कर सकता है। और ये नरेंद्र मोदी जो गुजरात से चल करके आए, ये उनके दुस्साहस का परिणाम था कि बनारस खुद, काशी खुद 5000 पुराना इतिहास है बनारस का, काशी शहर का। जब तमाम पूरे वर्ल्ड में कोई प्राचीन शहर नहीं हुआ करता था, तब राजधानी, शिक्षा की राजधानी काशी कही जाती थी, तब स्वास्थ्य की राजधानी काशी कही जाती थी, सामाजिक और सांस्कृतिक राजधानी पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में काशी कही जाती थी। हमें दूसरे का फोटो कॉपी बनाने का किसको अधिकार था? हम फोटो कॉपी के लायक हो गए? हमारी मर्यादा, हमारी हैसियत, हमारा पहचान तोड़ करके हमको दूसरे देश के क्वेटा शहर के बराबर के लायक खड़ा कर देना, ये बुद्धिहीनता और ये जलालत बनारसियों ने झेल लिया है नरेंद्र मोदी को वोट दे करके। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बाबा विश्वनाथ से नफरत करती है, बाबा विश्वनाथ के शिवलिंग से जो है दुश्मनी करती है। औरंगजेब की जुर्रत जितनी नहीं थी इस देश के अंदर मंदिरों को तोड़वा करके नाले में फेंकवाने का, वो जुर्रत नरेंद्र मोदी ने किया है। और 1000 से ज़्यादा शिवलिंग काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर, फर्जी विकास के नाम पर उठा करके तोड़वा करके 80 नाले में फेंकवाया। वो भाग्य मनाइए कि आपके पास ऐसा भाई है, बनारस वाले मिश्रा जी जैसे भाई थे। FIR कराया गया है, सारे अधिकारियों के ऊपर चूली लटक रही है और सारे शिवलिंग मैंने अपने हाथ से निकलवा करके लंका थाने में जमा कराया। अभी मैं उसकी भी खोज करूंगा। तो बनारस को क्योटो नहीं बनाना था, बनारस को काशी और परंपरा की राजधानी बनानी थी, जिसलिए हम लोगों ने नरेंद्र मोदी को चुना था। हम लोग ये सोचे कि नरेंद्र मोदी जी के पास बुद्धि बहुत तगड़ा है और बहुत बढ़िया सुलझे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन हमको ये नहीं मालूम था कि वो प्रधानमंत्री बन करके आएंगे और माँ गंगा उनको बुलाई है तो वो दूसरे का फोटो कॉपी बनाने लगे। अरे बनारस का फोटो कॉपी कहीं और किसी राज्य के जिले को बनाना था। बनारस की परंपरा, बनारस की गरिमा वो थी, हमको जापान से फोटो कॉपी कराने लगे। नरेंद्र मोदी जी का बौद्धिक क्षमता उतना उन्नतशील नहीं था। हम बनारसियों को उन्होंने जलील किया, बेइज्जत किया, बाबा विश्वनाथ का अपमान किया। आप जिस शहर में हैं, इस शहर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सुबह दोपहर शाम हर हर महादेव का नारा न लगाता हो। सो के उठता है तो हर हर महादेव, काम पर निकलता है तो हर हर महादेव, घर पर आकर के आखिरी रोटी तोड़ करके जब सोने जाता है तो हर हर महादेव। इस हर हर महादेव के नारे से भी घमंडी नरेंद्र मोदी को बड़ा तिलमिलाहट हुआ। वो जब आए बनारस, सबसे पहले गैर बनारसियों को खरीदना शुरू किए। गैर बनारसी मतलब कौन? ठेके पर गुजरात से लाई गई भीड़, जिसे काशी और बनारस से कोई मतलब नहीं था।
500 एक हजार रुपया दे करके इसी बनारस में, इसी काशी में बाबा विश्वनाथ का अपमान किया गया और हर हर महादेव के जगह हर हर मोदी का नारा लगाया गया। किसने 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 बदनाम किया और किसने जलील किया, किसने अपमानित किया हम बनारसियों को, आप स्वयं से मेरे बात को सुन करके तय कर सकते हैं। हर हर मोदी का नारा लगना, इसका यह मतलब है कि बाबा विश्वनाथ का अपमान करने का मंशा था और हिंदू धर्म का ठेकेदारी के आड़ में हिंदू धर्म को बर्बाद करने का एक मंसूबा पाल करके नरेंद्र मोदी गुजरात से बनारस आए थे। उसमें वो सफल हैं और हम बनारसी भी अब इस बात को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। मुझे लगता है कि बदलाव हो रहा है और हर जो मूल बनारसी वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, इस समय अपने ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहा है, अपने मूल पहचान की लड़ाई लड़ रहा है। इस खातिर बहुत क्रोधित होकर के वो नरेंद्र मोदी और पूरे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रोशित है। जब तब नहीं आमना सामना हो जाएगा, कहीं जनता जूते चप्पल निकाल के मारना शुरू न कर दे। उसका दूसरा अंदेशा, उसका दूसरा तरीका, एक बात और आपको बता दें, नरेंद्र मोदी जी जो पिछली बार अभी जो आए थे, भारी फोर्स लगाया गया था, तिगुना फोर्स लगाए थे नरेंद्र मोदी जी। जान गए थे कि अब बनारस जो है घसीट निकालेगा। कोरोना काल में जिस तरीके से हम लोगों के साथ बदतमीजी और बेहयाई की गई है, हमारे घरों में हमारे लोगों के साथ बेमौत जिस तरीके से मारा गया बनारसियों को, मारने के बाद जिस तरीके से हम हिंदू होने पर जलालत महसूस हुआ कोरोना काल में, घर के लोग क्यों मिट्टी पड़ गई थी, लाश पड़ी रह गई थी, लकड़ी नहीं मिल रहा था, कफन नहीं मिल रहा था, लाश ले जाने पे पुलिस चौराहे पे पीट रही थी, जलाने के लिए 28-30 हजार रुपया घूस देना पड़ रहा था। उसका नतीजा आपने देखा कि गंगा के गोद में विकास की गंगा बही या नहीं बही, लेकिन लाशें तैरती हुई नजर आईं। उस लाश को भी इग्नोर किया इन जालिमों ने। संसद में बेहया के साथ जाकर के कहे कि ऑक्सीजन से कोई कमी नहीं। बताइए, इस देश की जनता को सांप सूंघ गया है या फिर गुलामी का नया तासीर या चरस पी ली है? जनता ऐसी भारत की नहीं थी। और मुझे गर्व है कि मैं गुलाम और मतलब तलवा चाटने वाला बनारसी नहीं हूँ भारतीय जनता पार्टी का। मैं विद्रोही और बगावती बनारसी हूँ। मैं अपने सवाल पर लड़ूंगा और लड़ूंगा। लेकिन ये तो कह रहा है कि हमने हजारों करोड़ का पैकेज दिया फ्लाईओवर्स के लिए, सड़कें के लिए, और तस्वीर बदलने की बात करते हैं वाराणसी की। जो अपने मिजाज को नहीं बदल पाया प्रधानमंत्री होकर के, जो अपने इरादे को नहीं बदल पाया प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठ करके, जो प्रधानमंत्री, भाई हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई प्रधानमंत्री के लिए बराबर है ना इस देश का नागरिक। अगर आपके पास आधार कार्ड, वोटर का ID कार्ड है तो देश का कोई भी प्रधानमंत्री और प्रदेश का कोई भी मुख्यमंत्री होगा, उसको आपका मर्यादा, आपका सम्मान करना होगा। इसलिए न चुना, यही ना है कि हमारा नेता, हमारी सरकार हमारी इज्जत करे। क्यों लोग जनता की अदालत को बड़ा मानते हैं? कपड़े से पहचान करने वाला कौन सा प्रधानमंत्री पहला बताइए आप अपने देश का? आप बताइए कि टोपी और टीका पर टिप्पणी करने वाला कौन सा प्रधानमंत्री? आप बताइए कि जो है टरबाइन से गैस निकालने वाला, ऑक्सीजन गैस निकालने वाला कौन सा महान वैज्ञानिक है? अब बताइए कि जहाँ बीटेक, एमटेक, इतनी महंगे महंगे पढ़ाई हम लोग अपने बच्चों को कराते हैं और उसमें जा कर के प्रधानमंत्री बोलता है कि पकौड़ा छानो। इस टाइप की छोटी बुद्धि वाला आदमी के बात पर विश्वास करने से बेहतर ये है ना कि अपने गले में जहरीला सांप बांध लीजिए, रोज़ डसेगा और आप यही कहिए कि मैं तो मरूंगा नहीं। तो नरेंद्र मोदी और सांप में कोई अंतर नहीं है। नरेंद्र मोदी की बात पर विश्वास मत किया करिए। आईना देखेंगे तो खुद पर ला जाएगा जिस दिन आप विश्वास करें। और लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री जो आदित्य योगीनाथ जी हैं, वो भी तमाम तरह के दावे करते हैं। उनके समर्थक तो अगला प्रधानमंत्री तक होने की दावे करते हैं कि बाबा ने पूरे जो है यूपी की तकदीर बदल दी, तस्वीर बदल दी। वो खास करके हम लोगों से जब पब्लिक ओपिनियन करते हैं तो कहते हैं कि क्या नहीं किए। तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? सच्ची तस्वीर, आप विपक्ष में हैं, सच्ची तस्वीर क्या लगती है आप? पत्रकार जी, क्या नहीं किए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो कह देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये वही कार्यकर्ता कह रहा होगा।
जिसका बाप आज भी बुजुर्गियत के हालात में 2 जून की रोटी कैसे कैसे कमा के ले जाता होगा, और वह हरामजादा जो है आदमी अपना रोटी तोड़ करके अपने बाप के लिए न सोच करके, अपने बहन के शादी के लिए न सोच करके, अपने माँ के उम्मीदों के लिए पूरा न सोच करके, उसकी पूरी की पूरी ताकत योगी और मोदी हैं। तो नाजायज़ औलादों की तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बात करते हैं। अब सुनिए जिम्मेदारी वाली बात, सरकार को क्या करना चाहिए और सरकार क्यों चुनी जाती है। अब आइए हमसे सुनिए। सरकार को उन्नत शिक्षा के लिए चुनना चाहिए। जी जी, कितने हजार करोड़ का पैकेज था इधर 2 साल में शिक्षा के लिए, आप बता दीजिए, हम जान जाएं। आप अच्छा ये बताइए, सस्ती बिजली चाहिए ना, ये मुद्दा है कि नहीं? बिल्कुल, सबसे बड़ा, सबसे महंगा जनहित का मुद्दा होता है। सबसे महंगा बिजली का बिल उत्तर प्रदेश में 10 रुपया यूनिट। छोड़ दीजिए, चलो देश में योगी बाबा बहुत अच्छे आदमी हैं, इनके टक्कर का कोई नहीं है, चलो बिजली का बिल हमारा आप दे लेते हैं, क्योंकि देश को आगे ले जाना है। घर का बच्चा भूखे मर जाएगा बिना दूध के, लेकिन आपको देश को आगे ले जाना है। बच्चे का लाश इसी कंधे पे बिना कफन का आप ले जा करके जला नहीं पाएंगे, बहा देंगे, लेकिन देश को आगे ले जाना, ये पागलपंती सिखाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी और योगी के लोग। कितना बेवकूफ़ समझती हैं ये लोग हम लोगों को। गैंग बना करके सियारों की तरह हुआ करके सरकार बना ले जाएंगे और जो है कि योगी जी बन जाएंगे। स्मार्ट सिटी का पोस्टर लगा है पूरे उत्तर प्रदेश में, स्मार्ट प्रदेश का। स्मार्ट प्रदेश का मतलब जानते हैं क्या होता है? मेट्रो चलता है कि नहीं? ये तो पूरे भारत को, पूरे देश को सपना दिखाया गया था कि स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे 300 समथिंग कुछ। अभी हम योगी बाबा की बात करते हैं। योगी बाबा के सच्चाई को सुनने के बाद, भाई उनका वो जो बोल रहे हैं उनको सुन लीजिए, उसके बाद यथार्थ अगर आप देखेंगे तो आपको जब अंतर नज़र आएगा तो उसको चोर और झूठा कहेंगे कि नहीं कहेंगे पत्रकार। अब आइए मानक के आधार पर, स्मार्ट प्रदेश में स्मार्ट प्राथमिक विद्यालय, स्मार्ट क्लासेस, जो गरीब गुरबों के बच्चे जिस विद्यालय में पढ़ते हैं वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? स्मार्ट प्रदेश में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? प्राइवेट अस्पताल क्यों फल फूल रहे हैं, आगे निकल रहे हैं, और सरकारी अस्पतालों में मौतों का सिलसिला लगा हुआ है? ये स्मार्ट प्रदेश है। स्मार्ट शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं, आप उठा करके देख लीजिए, सारे प्राइवेट विद्यालयों में जो है भीड़ लगा हुआ है, और जो सरकारी प्राथमिक विद्यालय उसको बेचे जा रहे हैं। किसको? सरकारी संपत्ति को उठा के प्राइवेट हाथों में बेचे जा रहे हैं। अब आइए और आगे जो है, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, अब आइए रोजगार के आधार पर। आप अपने उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पर जो रिकवरी हो रही है उसके आधार पर आप जाके पता कर लीजिए कि प्रति व्यक्ति की आय कितनी है। स्मार्ट प्रदेश में स्मार्ट कमाई न होगी कि दरिद्रता ही होगी, भूखमंगाई हो गई है और आपराधिकरण होगा। स्मार्ट प्रदेश में बलात्कार सांसद और विधायक करता है, आप बताइए इसको। किस स्मार्ट प्रदेश में उसी पार्टी का विधायक और सांसद बलात्कार करते हुए पकड़ा? चिन्मयानंद और सेंगर इनके पार्टी के सांसद और विधायक थे। स्मार्ट प्रदेश है, कोई दिक्कत नहीं है, योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वह देखिए पेट्रोल पंप है, गरीब कल्याण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना राशन, पेट्रोल पंप पर राशन का प्रचार किया जा रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम जानकारी जब नहीं रहेगा ना, तो ये पगल चोट टाइप के जो ये भारतीय जनता पार्टी के जहरीले सांप पैदा किए जाते हैं आरएसएस कार्यालय में, इनको मैं पागल कहता हूँ। बनारसी भाषा में इन सबों को पगल चोट कहा जाता है। इससे इनका कोई मर्यादा नहीं होता है, कोई जिम्मेदारी नहीं होता है, लाज नहीं होता है मन में। क्या कह रहे हैं, इसकी अस्मिता और इज्जत जब किसी के नज़र में नहीं रहेगी तो वो आदमी कुछ भी बोलेगा। खाद्य सुरक्षा अधिनियम था कि नहीं था इस देश में? अनिवार्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम था, यानी बिल्डिंग वाला भी रहेगा, झोपड़पट्टी वाला भी रहेगा, सरकार अगर किसी की भी होगी सबको राशन सामान दिया जाएगा, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी। सोनिया गांधी की पहल पे लाया गया था ये कानून, लाया गया। जी। आज क्या है? अच्छा, एक जगह भी यूपीए के सरकार में या सोनिया गांधी जी आप वहीं के कहीं एक जगह कोई झोला ऐसा बटा था जिस पे सोनिया गांधी का फोटो लगा था कि हमने ये कानून बना दिया है, या मनमोहन सिंह का? आज 5 किलो के अनाज को आपको थमाया जा रहा है और आपकी गरीबी की मजाक उड़ाई जा रही है, आपका जलालत किया जा रहा है।
हमारे प्रदेश के लोगों के साथ धर्मवाद का खेल खेला गया, जातिवाद का खेल खेला गया। उन्नत और स्मार्ट जगह पर जातिवाद और धर्मवाद नहीं रहता है, वहाँ डेवलपमेंट की बात हो। इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी डेवलपमेंट हुई आप हमको बताइए। कितने बनारस में इंडस्ट्रीज एरिया जो है बढ़ा दिए गए हैं, हमको इस बात का जवाब दीजिए। कितने लोग ऐसे हैं जिनका आय दुगना कर दिया गया है। किसान बैठा तो है देश का, हमारे और आपके परिवार के लोग बैठे हैं वहाँ पर। 6 महीना नहीं 9वां महीना होने जा रहा है, किसान वहाँ बैठा हुआ है देश का अनाज। वो अंग्रेज टाइप के औलाद लोग बड़ी अंग्रेजी में बतियाएंगे, अरे ये वो है, पलना है देखना है। जब हल चलाना होगा, जब पैदावार करना होगा, तब उनका पिछवाड़ा फट जाएगा और भाग जाएंगे वो पीछे। तो योगेश जी, चूतियों की बात अब इस पूरे देश में और प्रदेश में होना बंद हो चुका है। पागलों की बात इस देश और प्रदेश में होना बंद हो चुका है। हम लोग अपने प्रदेश को बचाना चाहते हैं, उसका पहला संकल्प ये लेते हैं कि क्रूर योगी की सरकार और निर्मम मोदी की सरकार के खिलाफ हम लोग वोटिंग करेंगे। सरकार चाहे जिसका भी बनेगा, तुमको अब कभी मौका 7 जन्म तक हम लोग नहीं देंगे। इस संकल्प के साथ पहली लड़ाई यही है कि तुम हटो। एहसान सरकार क्या बन गया है कि आसान हो गया है भाई साहब। सरकार जिम्मेदार हम लोग चुनना चाहते हैं, सरकार हमारा पड़ीदार बनना चाह रहा है। तो ऐसा एहसान फरामोशगी वाला सरकार हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग खा लेंगे, 10 रुपया यूनिट दे रहे हैं ना, देंगे और देंगे, लेकिन योगी को नहीं देंगे। जो एहसान फरामोशगी हमको दिखाएगा, जो हमारी ज़िंदगी पर एहसान दिखाएगा कि तुम मेरे वजह से जिंदा हो, ऐसे लोगों को थप्पड़ मार करके बाहर कर देना चाहिए। लेकिन हरीश जी कहते थे, योगी जी के लोग कहते हैं, बीजेपी के नेता कहते हैं कि यूपी में तो गुंडा राज था, माफिया राज था और हमने उससे यूपी की जनता को मुक्ति दिलाया और यूपी की जनता बस अब योगी योगी करती है। क्या ऐसा मतलब नेता मतलब और कोई दूसरा नहीं जो पता नहीं किससे आप बतिया के आ रहे हैं, उसका पागल वागल नहीं ना था, मानसिक विक्षिप्त आदमी कहीं गली किनारे को कूड़ा उड़ा नहीं ना बिन रहा था, उससे नहीं ना बतिया लिए हैं आप। कोनो पगले से बतिया के आ रहे हैं क्या? भारतीय हम तो पब्लिक से ही बात किए। तो पागल रहा होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो परिवार था उसके पास, परिवार था कि नहीं था ये तो हम नहीं बता सकता, और आम पब्लिक हमसे लेकिन लोग मेरे पास यहाँ पब्लिक नहीं है, पूछ लीजिए, सबसे पूछिए। ये बताइए कि निचले दर्जे की जनता है, उसके दर्द को समझने की कोशिश करिए। अब इस प्रदेश में राजनीति करने का और पार्टी दल बतियाने का मौका नहीं रह गया है, जिंदगी बचाने का मौका है। और जिंदगी बचाने के लिए इस क्रूरता भरे सरकार को पहले बाहर करिए। आप जानते हैं किस तरीके का पॉलिटिकल कल्चर स्टैंड कर रहा है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी तो बड़ा मज़ा आ रहा है सबको चटकारा ले करके, लेकिन जब दूसरी सरकार आएगी और वो भी इसी तानाशाही और इसी तरीके से पुलिसिया तांडव करेगी, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उस वक्त सड़क पर नहीं होंगे? इस लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका में नहीं जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग? गुंडई कर रहे हैं, और सारे गुंडे जो आप कह रहे हैं ना, सारे बलात्कारियों का बड़का लिस्ट जानते हैं। 49 मिला ऐसे हैं बीजेपी विधायक बन करके जो बाहर के दल से गए हैं या निर्दल गए, सब अपराधी टाइप के आदमी। आप योगी बाबा के ऊपर कितने मुकदमे हैं मालूम है आपको? 52 मुकदमे। बड़े शरीफ आदमी हैं क्या? डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी कौन है जानते हैं? गैंगस्टर हैं, मुकदमे लगे। तो जिसका मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कूदे 52-53 मुकदमा रख करके गैंगस्टर और गुंडा एक्ट और सब में निरुद्ध है, तो उसके सरकार में आप पर सारे अपराधी ये कहिए कि अपराधियों की सरकार बन गई, गुंडों की सरकार बन गई है, माफिया सरकार में बैठे हुए हैं। माफिया अगर कोई नेता बैठा होता ना, तो वो इतना बड़ा क्रूरता ना उठाता। वो बिजली का बिल कोरोना काल के बाद बैंक की EMI, बच्चों का फीस, घरेलू जो खाद्य पदार्थ, उसकी इतनी तगड़ी महंगाई कभी ना करता अगर वो नेता हो। ये माफिया ही कोई है, ये गुंडा प्रवृत्ति और विचारधारा का ही कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो इस बुरे दौर के बाद भी इस तरीके का क्रूरता भरा कदम उठा रहा है और निर्लज्जता बतिया रहा है। इसका ये मतलब है कि जिम्मेदारी कुछ नहीं है, कुल मिला जुला के हम सरकार में रहेंगे, खाली इसी की लड़ाई है, काम से नहीं मतलब है। तो
समझ में आ जाएगा, इनको देगी जनता। हरीश जी, आप कांग्रेस पार्टी के फायर ब्रांड नेता हैं, ये बताइए कि प्रियंका गांधी जी के आने से क्या कांग्रेस के बारे में जो कहते हैं कि अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है प्रदेश में, उससे मुक्ति मिली है? देखिए, अस्तित्व की लड़ाई नारंगी खटमल लड़ के कार्यालय नागपुर से निकल के आते हैं। देखिए, कभी विरोध नरेंद्र मोदी का नहीं करता है। वो जानता है कि अरे उधर गोला पोला मत डाको, खुदे साला गद्दार पैदा हुए हैं सब अपने देश में, अपने देश को खुदे बर्बाद करते हैं। आपके देश की जीडीपी की अर्थव्यवस्था कितना नीचे आया है आपको मालूम है? अभी भी आप माइनस में चल रहे हैं। आईएसआई नहीं कर पाता। और जो विदेशी ताकतें जो भारत को बर्बाद करना चाहती थी, क्या भारत को बेरोजगार कोई कर पाता? कोरोना काल से लेकर के नोटबंदी करने से कितने व्यापार खत्म हो गए, कितने लोगों का रोजगार चला गया मालूम है आप? कितनी इंडस्ट्रीज बंद हो गई। ये कोई और कर पाता? विदेशी ताकतें कर पाते? नहीं। तो जान रहे थे कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और इस सबनों का सरकार बनवाओ और खुद ही बर्बाद कर देगा भारत को। तिरंगा यार भाई साहब, दर्द होता है। माने उस पार्टी का प्रधानमंत्री है जिस पार्टी के मुख्यालय पर देश का तिरंगा 35 साल तक नहीं फहरा, वो राष्ट्रवादी हो जाएगा। देश की तिरंगा को फाड़ के जलाया है इनके पूर्वजों ने, भारतीय जनता पार्टी के पूर्वजों ने देश की तिरंगा जब थी। हमारे देश के झंडा का अपमान किया इन लोगों ने, और इन लोगों ने कभी भी देश के झंडा को स्वीकार नहीं किया। तो बताओ पत्रकार महोदय, ये देश के गद्दार हुए कि नहीं हुए? ये विदेशी ताकतों के एजेंट हुए कि नहीं हुए? देश को पूरी तरीके से बेच रहा है। रेलवे बिका, रोडवेज 6 लाख करोड़ जुटाने के लिए सड़कें और दूसरी संपत्तियों को जो है सन 2020 में अगस्त में, याद होगा आपको, अडानी और अंबानी के कंपनियों का 6 लाख करोड़ रुपया माफ़ किया गया था, एनपीए किया गया था। याद होगा आपको। अभी 1 साल पहले में किसने माफ किया? मोदी सरकार ने। किसका पैसा लेकर के? हमारे और आपके मेहनत और खून के टैक्सेस के पैसे को नोचा और ले जाकर के वहाँ माफ़ कर दिया। किसका? उन लुटेरों और चोरों का जिसे अंबानी और अडानी कहते हैं, और उसका माफ़ कर दिया। उसके बाद क्या कर रहा है कि अब तुम लोगों को जिंदा रखने के लिए अब देश की संपत्ति बेचनी है, 6 लाख करोड़ रुपया लाना है। तो आप क्या समझ सकते हैं इस विचारधारा को? ये लोग देश को खोखला करने वाले वो घून, वो खटमल हैं जिनके ऊपर कभी विश्वास मत करिए। जहाँ पाइए वहाँ मार देंगे, ठीक रहे। जी। हरीश जी, आखिरी सवाल, कांग्रेस पार्टी की रणनीति क्या होगी आने वाले विधानसभा चुनाव में? क्या कर रहे हैं आप लोग, किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? देखिए, गली गली गांव तक संगठन लगातार काम कर रहा है। बूथ का काम पूरा हो चुका है। आप देखे होंगे कि अभी जय भारत महासंपर्क अभियान चला, उसके बाद जो है उससे पहले 3 दिन तक जो है योगी मोदी गड्डी छोड़ो महंगाई के खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन चलाए। मैं निजी तौर पर लगातार बनारस के सड़कों पर महंगाई के खिलाफ जनता के बीच में जा रहा हूँ, लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। तो कांग्रेस बेहतरीन परफॉर्मेंस में आने जा रही है और वो मुद्दे के आधार पर आने जा रही है। वो जाति मजहब का गंदा खेल करके वो देश को तोड़ करके बर्बाद करके सरकार नहीं बनाना चाहती है कांग्रेस कहती है कि मैं बर्बाद हो जाऊं, लेकिन इस देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। उसका पुख्ता प्रमाण था कि 2 प्रधानमंत्रियों को हमने गंवाया है, और तब आज भी जो है इस देश के लिए हम लोग समर्पित हैं। हम लोग बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं। योगी के सरकार को गिरा करके, योगी जी को मठ में भेज करके नई सरकार का गठन होगा, उसमें हिस्सेदारी भी कांग्रेस की रहेगी। प्रियंका जी के आने से काफ़ी उत्साह है लोगों में। निश्चित रूप से तमाम कार्यकर्ता तमाम जज्बे के साथ जो है हम लोग सड़क और गांव में लोगों के बीच में बैठ रहे हैं। लोग अब सुन रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब कांग्रेस की तरफ आम जनता का रुख है, निगाह। लोग अब कांग्रेस के नेताओं को सुनने लगे हैं। सपा बसपा के लोगों को पहचान चुके हैं लोग, और भारतीय जनता पार्टी की क्रूरता से मन खिन्न हो चुका है। अब लोग मूव कर रहे हैं कांग्रेस के तरफ कि अरे इससे बढ़िया तो कांग्रेस का ही सरकार था। 450 का सिलेंडरों मिल जाता था, कभी उसका सिलेंडर उज्ज्वला योजना का जो प्रचार नहीं आता था, 2.5 रुपया में बिजली मिल जाता था, कभी एहसान नहीं मिलता था। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चीनी, चावल, गेहूँ, आटा, पाम ऑयल, मट्टी का तेल, ये सब मिलता था। कभी सरकार ये नहीं बताई कि नहीं हम तुमको जिलाते खिलाते हैं। तो
भारतीय जनता पार्टी इस देश और प्रदेश के जनता को कुत्तों की तरह व्यवहार कर रही है। हम लोगों को कुत्ता समझ रही है, जलील कर रही है, भिखमंगा और भिखारियों की तरह डील कर रही है। इस अपमान के खिलाफ हम लोग सरकार बदलने जा रहे हैं और सरकार बदलेगी। कांग्रेस सरकार में भागीदारी अपनी बना के रखेगी। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी। बाबा विश्वनाथ के नगरी में आपका हार्दिक स्वागत है। बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करेंगे कि आपका RAD ये जो न्यूज़ है वो हम लोगों का आवाज़ बन करके पूरा वैश्विक पटल पर जो है नज़रिया रखे और लोकतांत्रिक नज़रिया रखे। और बनारस आए हैं तो बाबा विश्वनाथ का ज़रूर दर्शन करिएगा और हर हर महादेव का नारा ज़रूर लगा के जाइएगा। अपोजिट वाला लगाएंगे तो कैसे रहेंगे ये हम नहीं बता सकते। धन्यवाद। तो सुना है आपने कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता हरीश मिश्रा जी को, जिनका कहना था कि मौजूदा सरकार जो है वो जनता के साथ क्रूरता के साथ पेश आ रही है, जनता का खून चूसने का काम कर रही है। वो कांग्रेस की तरह नहीं है जो योजनाएं तो लाती है लेकिन उसे गिनाती नहीं है। हरीश मिश्रा जी ने कांग्रेस के उन योजनाओं को गिनाया जो सचमुच गरीबों के कल्याण के लिए लाए गए थे। साथ में इन्होंने ये भी जोड़ा कि राज्य में इस बार बदलाव होकर रहेगा और इस बदलाव के बयार में कांग्रेस की अहम भूमिका होगी। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, वाराणसी।